बजाज फाइनेंस जल्द ही एक बैंक बनने वाला है। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। संजीव बजाज जी का एक इंटरव्यू काफी फेमस हो रहा है। तो उसको भी थोड़ा सा समझेंगे, उन्होंने क्या क्या पॉइंटर्स रखे हैं, अपना क्या थॉट प्रोसेस है, उसके पीछे का रेगुलेटरी एंगल क्या हो सकता है। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड देन उन पॉइंट्स के साथ आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। सो बजाज फाइनेंस, अ बैंक सून, क्वेश्चन मार्क है। डोंट वरी, यहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हम क्वेश्चन मार्क ही रख रहे हैं। तो अगर बजाज फाइनेंस की साइज हम देखेंगे तो लोन बुक क्या है बजाज फाइनेंस का, 4.6 लाख करोड़ रुपीस। मतलब इनके ऊपर अगर प्राइवेट सेक्टर में लोन बुक किसका किसका है, एचडीएफसी बैंक का है। मतलब बैंक से कंपेयर कर रहा हूं मैं, एनबीएफसी है, ये टॉप प्लेयर एनबीएफसी है, बट स्टिल बैंक से कंपेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक है, उसके बाद कोटक बैंक है, और उसके बाद अगर नंबर्स के एंगल से हम देखते हैं तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस एनबीएफसी है। मतलब साइज के एंगल से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको लाइसेंस मिलना चाहिए। सो आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विथ वन ऑफ द बजाज फाइनेंस सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो मतलब ऐसे ही डिस्कशन जब चल रहा था तो आई वाज हैविंग अ डिस्कशन कि ये आरबीआई के जब ऑडिट्स होते होंगे तो इनको तो टेंशन आता होगा, इतना बड़ा बुक है आपका। तो बोले डेफिनेटली, मतलब कहीं ना कहीं तो उनको लगता होगा, आरबीआई के जो एटलीस्ट ऑफिसर्स आते होंगे ऑडिट्स के लिए, तो उनको लगता होगा यार इतना बड़ा एनबीएफसी, इनको बैंक का लाइसेंस क्यों नहीं देते, इनको और अच्छे तरीके से हम रेगुलेट नहीं करना चाहिए क्या। कंपेयर टू बैंक तो लेस रेगुलेटेड ही है ना, कंपेयर टू बैंक बोल रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा बिल्कुल ये मत किए कि लेस रेगुलेटेड है होती है एनबीएफसी, ऐसा नहीं। कंपेयर टू बैंक्स ये लेस रेगुलेटेड है। तो 4.6 लाख करोड़ रुपीस का मतलब, अगर इसी पेस से इनके मतलब जो टारगेट नंबर क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नंबर क्या है इनका, लोन ग्रोथ, दैट इज अराउंड 20 to 22% के बीच में है। लास्ट ईयर का ग्रोथ कितना था, 24%। अगर इसी तरीके से ये बढ़ते जाएंगे तो एक दो सालों में दे विल क्रॉस कोटक बैंक ऑल्सो, क्योंकि कोटक बैंक का भले ही इनसे ज्यादा है, 5 लाख करोड़ के ऊपर है से सपोज बुक, बट उनका ग्रोथ नंबर इज अराउंड 12 to 15%। तो उनके कंपैरिजन में तो ये ग्रो काफी ज्यादा हो रहे हैं। सो 2 साल में आई थिंक दे विल अचीव देयर ग्रोथ नंबर। एंड देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में भी इनके ऊपर सिर्फ 3 बैंक्स रहेंगे और ये चौथे नंबर पे आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि कोटक बैंक के साइज का ये एनबीएफसी है इन अ वे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है। सो व्हाई बजाज फाइनेंस कांट बिकम अ बैंक राइट नाउ, अभी क्यों नहीं बन सकता ये, क्योंकि आरबीआई के रेगुलेशन है। आरबीआई के रेगुलेशंस क्या है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल हाउस को अगर एनबीएफसी बिलोंग करती है, जैसे कि बजाज एक ऑटो कंपनी है थी, मतलब वहां से, तो इट बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्रियल हाउस। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट गिविंग लाइसेंस, क्योंकि आगे मतलब उसकी रिस्क क्या क्या हो सकती है वो हम समझेंगे। बट मुझे लगता है द आरबीआई विल नॉट बी दैट मच वरीड अबाउट बजाज ग्रुप या फिर महिंद्रा ग्रुप, बट उनको मेजर टेंशन आता होगा कि भाई रिलायंस ग्रुप को अगर लाइसेंस देना पड़ गया बैंक का, या फिर अडानी ग्रुप को लाइसेंस देना पड़ गया बैंक का, तो देन दैट देयर कुड बी, मतलब वो उनको लगता है कि भाई इंटरकनेक्टेड लेंडिंग, इतने सारे सब्सिडरी, सो मेनी, तो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल ना हो जाए कहीं ना कहीं। सो दैट इज द मेजर कंसर्न, कि आरबीआई को लगता है यार दे या नहीं दे। अब वहां पे जिस तरीके से मतलब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी का यूसेज कैसे कैसे हो सकता है, बट अगर यहाँ पे लाइसेंस देना देना भी है तो ये हो सकता है कि भाई अगर आप चलो अभी मतलब आपको नए रूल्स बनाने हैं, तो आप ये बोल दो कि भाई 5 लाख करोड़ का के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या उससे भी ज्यादा के एयूएम है आपका, तो देन आई थिंक वी कैन गिव अ लाइसेंस। तो वहां तक आने के लिए काफी समय लग सकता है। एंड if at all you want to keep certain groups away from banking licenses, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट योर रीजंस वो करने के लिए। बट स्टिल आई थिंक जब आपको रूल या लॉ बनाने होंगे तो उसमें इसको एक्सक्लूड करते उसको एक्सक्लूड करते ऐसे नहीं बना सकते। तो बहुत बार प्रोस्पेक्ट्स भी उसके चक्कर में इम्पैक्ट हो जाते हैं, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स भी। वी आर नॉट सेइंग दैट कि नहीं, अंबानी ग्रुप एंड अडानी ग्रुप विल नॉट बी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स, बट स्टिल उनको शायद मतलब दिस इज आर
रीडिंग कि वो टेंशन आता होगा। अब एनबीएफसी मॉडल की बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस ऐसे क्या कर पा रहा है यार, इतने जबरदस्त तरीके से ये स्ट्रांग ग्रोथ कैसे दे रहे हैं। तो आई थिंक मल्टी एंटिटी स्ट्रक्चर है बजाज फाइनेंस, स्पेसिफिकली कंज्यूमर एंड रिटेल लेंडिंग पे काफी ज्यादा स्ट्रांग फोकस है उनका। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी जो मतलब लिस्ट भी हुई है कंपनी, तो उससे भी मतलब काफी मॉर्गेज लेंडिंग में दे आर फोकसिंग अ लॉट। तो यहाँ मल्टी एंटिटी स्ट्रक्चर जो है वो बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही सही तरीके से चल रहा है। द काइंड ऑफ यूसेज बजाज फाइनेंस डज, टेक्नोलॉजी का यूसेज या फिर एआई का यूसेज की अगर हम बात करेंगे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट कि सो मेनी computer engineers from IITs and big engineering institutes they have hired majorly data and AI इसके लिए, ये सारी चीजों के लिए। तो आई थिंक मतलब सही जगह पे सही तरीके से फोकस करके ग्रोथ कैसे लानी है, आई थिंक बजाज फाइनेंस नोज इट रियली वेल। सो कंज्यूमर एंड रिटेल लेंडिंग पे ही सबसे ज्यादा फोकस इनका है। देन डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन, सो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इतना जबरदस्त अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी ने किया होगा तो बजाज फाइनेंस ने किया होगा। पूना वाला फिनकॉप पे भी ये डिस्कशन हुआ था, बट लॉट ऑफ मिथ्स गॉट बस्टेड एंड अगेन नाउ जो पूना वाला को अभी लीड कर रहे हैं, सो ही इज फ्रॉम एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन की तरफ से। तो अभी अगेन जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसी पे उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा चल रहा है। सो अगेन कमिंग बैक टू बजाज फाइनेंस, तो बहुत ही जबरदस्त पावरफुल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया है यहाँ पे तो वो बजाज फाइनेंस ने किया है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्रॉस सेल प्लेटफॉर्म। सो क्रॉस सेलिंग के परसेंटेज मतलब सबसे बढ़िया अगर किसी का क्वार्टरली रिजल्ट्स का प्रेजेंटेशन होता होगा तो मुझे लगता है वो बजाज फाइनेंस का है। तो वहां पे जिस तरीके से वो डेटा को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स के सामने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में रखते हैं, दैट इज फेनोमिनल। कि नए कस्टमर्स को ऐड करना, फिर उसको क्रॉस सेल करना, तो ये जो सिस्टम्स बजाज फाइनेंस ने सेट की हुई है वो सही में फेनोमिनल है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई दे आर अचीविंग सच हाई ग्रोथ नंबर्स जो हमने देखे 24%। एंड ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म गोल लेके बैठे हुए हैं वो। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स दे वांट टू फॉलो एज 20-22% काइंड ऑफ ग्रोथ, विच इज क्वाइट फेनोमिनल। तो अब उस इंटरव्यू में संजीव बजाज जी को कॉस्ट ऑफ फंड्स पे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की, और उसको उन्होंने स्ट्रेट अवे मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया इस कंसर्न को। क्योंकि सबको लगता है कि भाई बैंक्स बहुत सस्ता पैसा उठाते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स में सारा पैसा क्या बैंक को सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट से ही नहीं आता, दे ऑल्सो टेक इट फ्रॉम मतलब एफडी से भी बहुत ज्यादा पैसा उठाया जाता है, प्लस बहुत सारे रेगुलेटरी एंगल से उनको पैसा पार्क भी करना पड़ता है वहां पे। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स की का डिबेट अगर हम करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि एनबीएफसीज आर लूजिंग बिग टाइम कंपेयर टू बैंक्स। सो वहां अगर वैसा होता तो मतलब उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए कि हम कहाँ पे उनसे compete नहीं कर रहे, हम एसएमई लेंडिंग में compete कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट लेंडिंग में हम उनके साथ compete कर रहे हैं, हर जगह पे वी आर competing विद दी बैंक्स, बिग बैंक्स, ऐसे नहीं कि स्मॉल बैंक्स। सो इट्स नॉट दैट कि हम कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक का बहुत ही कम है और हमारा बहुत ही ज्यादा, एंड वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू compete विद देम एंड वी आर ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर्स की जो बैंक्स आर नॉट लेंडिंग टू देम एंड वी आर लेंडिंग टू देम। तो ऐसा नहीं है। सो वी आर ऑल्सो मतलब उसी तरीके से लेंडिंग चल रही है, एंड हमारे भी एनपीएस वगैरह अगर देखे जाएंगे तो वो भी बहुत ही अंडर कंट्रोल है, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। सो अल्टीमेटली देर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आरबीआई, बजाज फाइनेंस के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो वो क्या है? तो उनका पहला एक्सपेक्टेशन है लिक्विडिटी बैकस्टॉप्स एंड सपोर्ट। सो जिस तरीके से बैंक्स के पास लिक्विडिटी क्रंच आता है तो उसको आरबीआई सपोर्ट करता है। अब उसके लिए बैंक्स बोल सकते हैं कि भाई हम बहुत सारे रेगुलेटरी डिपॉजिट्स भी रखते हैं आरबीआई के पास, प्लस प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग भी बहुत बार होती है, बहुत सारी सर्विसेज हम जीरो कॉस्ट पे देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, दैट्स व्हाई वी शुड एंजॉय दैट सपोर्ट। तो वहां पे व्हाट मिस्टर बजाज वाज ट्राइंग टू से कि भाई वहां पे भी वी आर नॉट सेइंग कि तो एग्जैक्टली वैसे ही सपोर्ट मिले जैसे बैंक्स को मिलता है, बट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लिक्विडिटी के एंगल से हमें भी मिलना चाहिए। सो आई थिंक एंड इन अ वे अगर इकोनॉमी के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म एंगल से अगर हमें नए नए
मतलब एवेन्यूज डेवलप करने हैं लेंडिंग के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली वहां पे एक अर्ली मोर एडवांटेज या फिर रिस्क भी, एक्स्ट्रा रिस्क जो लेके जाते हैं वो एनबीएफसीज ही होते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव अगर उनको कुछ सपोर्ट चाहिए होगा रेगुलेटरी का, सो दैट्स व्हाट ही वाज आस्किंग फॉर। एंड देन नेक्स्ट वन इज डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, कि जैसे बैंक्स का जब बैंक्स के पास जब आप जाके एफडीज करते हो, डिपॉजिट्स रखते हो, तो 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस होता है जो एनबीएफसीज में अवेलेबल नहीं है। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो भी अगर अवेलेबल हो जाए, सो दैट विल बी रियली गुड। सो वो एक एंगल है। अब यहाँ पे आई थिंक बैंकिंग एंड एनबीएफसी, मतलब अल्टीमेटली अगर ये सपोर्ट भी धीरे धीरे और ज्यादा आने लग गया है तो मतलब देयर विल बी वेरी लेस डिफरेंस फ्रॉम दैट एंगल। सो आई थिंक यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो रिस्क रिस्क कम करने के लिए जो फंडिंग या रेशियोज मेंटेन किए जाते हैं बैंक्स की तरफ से, आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ रेशियोज नीड्स टू बी मेंटेन्ड फ्रॉम देम। सो धीरे धीरे वो डिबेट इतना बढ़ता जाएगा कि भाई एनबीएफसी रखना ही क्यों है, फिर बैंक ही कर दो सबको। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल कि कितना हो पाएगा, वी सीरियसली डाउट। सो व्हाई द आरबीआई इज कॉशियस? सो मेजरली, सो हमने जैसे पहले भी बोला था कि आरबीआई कॉशियस क्यों है, मतलब इंडस्ट्रियल हाउसेस को क्यों नहीं देती बैंक का लाइसेंस, तो वो है कनेक्टेड लेंडिंग। सो मेनी, मतलब उनके अलग अलग अगर सब्सिडरीज वगैरह होंगे इंडस्ट्रियल हाउस के, मतलब ऐसा माना जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के इतने सारे सब्सिडरीज है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन सा सब्सिडरी किसका है। एंड नॉर्मली लॉट ऑफ टाइम्स ये बढ़ता जाता है, मतलब जैसे कि अभी कोल इंडिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कोल इंडिया की बहुत सारी सब्सिडरीज लिस्ट होने वाली है, एंड वहां पे अब ऐसा गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ना बन जाए। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो तो पीएसयू है बट फिर भी गवर्नमेंट इज वरीड अबाउट दैट। सो आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स अगर हम देखते हैं तो कनेक्टेड लेंडिंग, सो कंसर्न्स अबाउट कनेक्टेड लेंडिंग टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल हाउस, ये उनका कंसर्न है। एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी, मतलब ये भी हम कनेक्टेड लेंडिंग से ही थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली गवर्नेंस का ही सबसे बड़ा कंसर्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे लगता है। सो क्या टेक्नोलॉजी ये रिस्क को मिटिगेट कर सकता है क्या? तो डेफिनेटली कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज या फिर डेटा एनालिटिक्स का यूज, इससे ओवरऑल ग्रुप का एक्सपोजर कैसे वो मॉनिटर किया जा सकता है। सो मतलब वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉर्पोरेट्स की कैसे कैसे कहाँ कहाँ से लूप होल्स ढूंढ सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है, तो एआई और डेटा एनालिटिक्स बहुत सारे गैप्स को फिल कर सकता है, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव हो सकती है। एंड ओवरऑल रेगुलेटरी जो रिस्क है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, मतलब जो ओवरऑल जो सिस्टम है उस एंगल से, तो आई थिंक दैट विल गेट a little more strengthened. So that is a positive thing. So I think overall मतलब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बजाज फिनेंस को बैंक का लाइसेंस मिलना चाहिए क्या? सी आई थिंक विथ कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत होगी, ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है। बिकॉज अगर 3-4 सालों में, चार एक सालों में अगर ये 10 लाख बाई टू FY30 स्पेसिफिकली अगर 10 लाख करोड़ रुपए की इनकी लोन बुक बन जाएगी, तो डेफिनेटली आई थिंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी कहीं ना कहीं और ज्यादा कंसर्न उसकी वजह से क्रिएट हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई ज्यादा रेगुलेट करना ये सही हो सकता है, रादर देन गेटिंग अ फियर कि भाई ये इंटरकनेक्टेड लेंडिंग इतनी ज्यादा ना कर दे। तो आपको ग्रुप एक्सपोजर कैसे लिमिट रखना है या जीरो रखने हैं, आई थिंक ऑल दोज एंगल्स कैन बी टेकन केयर थ्रू यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।